स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन 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 दिख रहा है बच्चे? स्क्रीन बोल दो बच्चों, बोल दो। हाँ भैया। ठीक है। सिंपल अपना जैम पे स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, अपन वही एडमिन। अच्छा, अभी तक हमारा यही हो गया था कि क्रिएट कैसे करते, डिलीट कैसे करते, और उसके साथ साथ कंस्ट्रेंट्स टेबल, है ना? तो जो जो क्लास नहीं लिया था उसको किसी में डाउट है तो पूछ लो बच्चों। बोल दो बच्चों। आवाज़ आ रही है मेरी? चलो, अब देखो, आज बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट क्वेरी चलाने वाले हैं। मतलब अब सेलेक्ट क्वेरी क्या क्या काम करती है कि जैसे हमारे पास, जो मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को, एक बार हाँ ना कर देना, क्योंकि मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ भैया। ठीक है, चलो। ठीक। ओके। चलो देखो, अब सेलेक्ट क्वेरी का काम क्या होता है, कभी भी देखना, एक टेबल अगर हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जो भी टेबल का नाम होता है वो हमेशा लिखा रहता है। अब एस्ट्रिक क्या होता है, और मान लो हमें एस्ट्रिक ना यूज़ करे तो क्या यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब जैसे मैंने एक, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया वो टेस्ट स्कूल नाम से बनाया था, और स्कूल में बेसिकली डेटा हमने इतना डाला नहीं था। अगर क्लास 1 में जाता हूँ तो इसमें भी 3 डेटा है, 3 कॉलम है, और क्लास 2 में जाता हूँ तो इसमें 4 कॉलम है। ठीक है, तो मैं थोड़े बड़े कॉलम पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे हम गए पे यूनिक बैंकिंग, और इस पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे ये वाला मत जाओ, ये वाला चले जाते हैं, लॉग्स। अब यहाँ पे जैसे यूज़र आईडी है, एपीआई नेम है, रिक्वेस्ट है, रेफरेंस आईडी है, रिक्वेस्ट पेलोड है, इतने सारे डेटा है। अब मुझे इसमें से ना गिने चुने कॉलम्स को ही सेलेक्ट करना है। गिने चुने मतलब मान लेते हैं हमें चाहिए यूज़र आईडी, एपीआई नेम, और उसके बाद रेफरेंस आईडी, और उसके बाद डायरेक्ट उसका स्टेटस चाहिए कि भाई स्टेटस क्या है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, अपन सिंपल चल लेते हैं एसक्यूएल में, अभी मैं एडिट इनलाइन नहीं बता रहा, एसक्यूएल में चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं। सेलेक्ट क्वेरी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल लिखना सेलेक्ट, ठीक है, और कॉलम के नाम। तो कॉलम के नाम क्या कहते हैं, जैसे, अच्छा, अगर मान लो बहुत सारे कॉलम हैं और कॉलम याद नहीं रहता तुम्हें, तो यहाँ पे देखना साइड में ना तुम्हें कॉलम के नाम दिखेंगे, दिख रहा है ये? बोल दो बच्चों, तुम लोग शांत कैसे हो जाते हो? हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें कॉलम के नाम दिख जाएंगे, डायरेक्ट बेसिस उस पर लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया यूज़र आईडी, कॉमा, एपीआई नेम, कॉमा, रेफरेंस आईडी, कॉमा, मुझे चाहिए उसका स्टेटस। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद किस में से चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक डेटाबेस में तो बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, तो मैंने बता दिया यहाँ पे फ्रॉम टेबल का नाम, मेरा टेबल का नाम है एपीआई लॉग्स, मैंने बोल दिया एपीआई लॉग्स, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो अब जो टेबल आएगी ना एपीआई लॉग्स की, उसमें से वो सारे कॉलम हट चुके होंगे जो कि हमने नहीं लिखे। हमने 4 कॉलम लिखे थे तो 4 ही कॉलम आए, जैसे यूज़र आईडी, एपीआई नेम, रेफरेंस आईडी और स्टेटस। तो ये हम तब लगाते हैं जैसे हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, मान लेते हैं 18-20 कॉलम है और उसमें 80,000 90,000 डेटा पड़ा हुआ है,
तो हमें 18-20 कॉलम की ज़रूरत ही नहीं होती। हमें बहुत से कम कॉलम होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। जैसे आईडी वाले कॉलम की हमें कभी ज़रूरत नहीं होती उसे प्रिंट कराने की, या हमारे पास जो क्रिएटेड एड अपडेटेड एड के कॉलम्स होते हैं उनको भी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ही वैलिडेशन लगा सकते हैं ताकि हमारा वेबसाइट हैवी ना हो। अब फॉर एग्जांपल कि आपके पास 15-20 कॉलम्स हैं और 80-90 हज़ार डेटा, अगर आपने डायरेक्टली लिख दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस, तो वो पूरा टेबल लोड कर देगा। जैसे अभी ये कॉलम की बात हुई। अच्छा, बार बार एसक्यूएल पे जाने से अच्छा है यहाँ पे एडिट इनलाइन का जो बटन है ना, इसी पे क्लिक करोगे ना, तो यहीं पे एडिट कर सकते हो अपने क्वेरी को। तो एसक्यूएल में अगर जाओगे तो पूरी की पूरी क्वेरी बनी मिलेगी, और यहाँ पे अगर करते हो एडिट इनलाइन में, तो आपको जो प्रीवियस क्वेरी है उसी के अंदर आप एडिट कर सकते हो। सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे एडिट इनलाइन पे क्लिक करा, और यहाँ पे सेलेक्ट के बाद जो मैंने इतने सारे कॉलम का नाम लिखा है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, उसकी जगह मैंने लगा दिया एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब स्टार, सिंपल है। और वापस से अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो इंटायर डेटा मेरे सामने निकल के आ गया। अब एक्चुअली ये डेटा कितना बड़ा है, लास्ट इसका कितना बन रहा है, मैं देख लेता हूँ 5 हाँ, जैसे 112 इसमें टोटल डेटा है। अब सोचो कि 112 रोज हो गई मेरे पास, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मेरे पास कॉलम्स हो गए। अब ऐसा थोड़ी है कि मुझे 13 कॉलम और 112 रो ही चाहिए होंगे पूरे के पूरे। इससे क्या होता है कि अगर मान लो चाहिए भी हों, या आपने डायरेक्ट लगा भी दिया, क्योंकि ये देखो ये क्वेरी याद करना इजी होता है कि भाई सेलेक्ट एस्ट्रिक जो भी टेबल का नाम है वो मैं लिख दूंगा और पूरा टेबल आ जाएगा। इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता, पर इससे आपका वेबसाइट स्लो होता है। और जैसे अभी तुम काम कर रहे होगे, तुम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लिखोगे तो कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। पर अगर तुम उसी चीज़ को एक प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट पे करोगे तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। वहाँ पे तुम्हारा वेबसाइट डाउन हो सकता है, या बहुत स्लो सर्वर चल सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम पे। ठीक है। क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक इशू दिखाऊं तो एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक सेकंड देखना, ये जैसे नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क का काम क्या होता है, जितनी भी फाइलें तुम्हारी लोड हो रही होती है ना, वो बता रहा होता है कि ये लॉगिन पेज में टोटल कितनी फाइलें लोड हुई हैं इस टाइम पे। जैसे यहाँ पे देखो टोटल 166 रिक्वेस्ट पास हुए हैं, और ये सारी फाइलें लोड हुई हैं एट द टाइम। ठीक है। अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद ये सारी फाइलें लोड हुई हैं। तो अब देखो ये अप्रोक्स 3 सेकंड का टाइम ले रहा है मेरी फाइल्स को लोड करने के लिए। समझे? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बोल दो बच्चों। नहीं भैया। ठीक है, नहीं है डाउट। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं रखी इसने अभी। वेबसाइट बदलनी पड़ेगी, इस वेबसाइट पे नहीं देखते हम, दूसरी वेबसाइट चलते हैं, banking.payunique.com। अब ये वेबसाइट पुराने वाले वेबसाइट से ज़्यादा स्लो है। तुम अगर देखोगे तो इसमें एक्चुअल, क्योंकि ये टेस्टिंग सर्वर है, वो एक्चुअल मेन सर्वर था, तो वो फिर भी एक पॉइंट पे ज़्यादा फास्ट था इसके कंपेयर में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल टाइम कितना ले रहा है। रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न है। जैसे डेटा सारा का सारा ही दिख जा रहा है यहाँ पे, देखो सारा का सारा डेटा एक बार में ही लोड हो रहा है डेटा पेज पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी वेबसाइट स्लो हो जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एपीआई को तब तक नहीं रोकेगा जब तक पूरा डेटा आ नहीं जाता। और उसकी वजह से क्या होता है कि वेबसाइट पे और चीज़ें काम नहीं कर रही होती। अगर यहाँ पे लोडर लगा होता तो अभी तक वेबसाइट पे हमारा लोड ही दिखा रहा होता, मतलब टोटल 30 सेकंड के लिए लोड दिखा रहा होता वो। समझे? तो इसलिए हम लोग क्वेरी ऐसी बनाते हैं ताकि सामने वाले कोई प्रॉब्लम ना हो। जिससे क्या होता है कि इतना अगर बड़ा डेटा है तो हमें वही डेटा चाहिए, या उसी कॉलम को दिखाना है, तो उसी को शो कराओ बस। समझे? ये क्लियर है? एस्ट्रिक का काम सिंपल होता है कि पूरा का पूरा टेबल दिखा देगा आपको, और अगर आपने कॉलम नेम लिख दिया तो वो उन पर्टिकुलर कॉलम्स को चुन चुन के दिखाएगा। क्लियर है? तो सेलेक्ट में हाँ भैया। दो ही क्वेरीज होती है, एक सेलेक्ट और कॉलम के नाम आपके,
और दूसरा होता है सेलेक्ट और एस्ट्रिक। जिससे पूरा टेबल देखना होता है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, और अगर कुछ कुछ कॉलम देखने होते हैं तो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉलम 3, ऐसे जितने भी कॉलम को देखने हैं वो कॉलम का नाम डालो फ्रॉम टेबल का नाम। क्लियर? हाँ हाँ। भैया। अब उसके आगे चले अगर हम, तो हमारे पास आता है वेयर क्लॉज। देखो वेयर क्लॉज पूरे माई में सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तुम जैसे मेजर रोल्स की बात करें तो अगर मैं बोलूँ तो क्वेरी बहुत टाइप की होती है। अब वही बात है ना कि जावा स्क्रिप्ट में हमने सीख लिया इफ एल्स लूप्स, जितनी चीज़ें थी हमने सीख लिया। पर अगर मैं उसको एडवांस लेवल पे यूज़ करूँ तो मुझे कहाँ लूप लगाना है, किस लूप के अंदर इफ एल्स चलाना है या किस इफ एल्स के अंदर लूप चलाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेरीज भी ऐसी होती है, क्वेरीज गिनी चुनी होती है, याद रखना मुश्किल नहीं है। पर दिक्कत आती है अगर मैंने यहाँ पे तुम लोगों से बोल दिया कि मुझे ऐसे डेटा चाहिए कि बस रेफरेंस आईडी निकले और शॉर्ट होके निकले, जितने भी रिचार्ज वाले हैं वही रेफरेंस आईडी आए, बाकी कोई सी रेफरेंस आईडी ना आए, और कॉलम भी बस रेफरेंस आईडी का हो। तो यहाँ पे तुम्हें अपने अकॉर्डिंग क्वेरी क्रिएट करनी पड़ती है वही सारी चीज़ों को यूज़ करके। तो उसमें आता है सबसे पहले वेयर क्लॉज। बिना वेयर क्लॉज के कोई भी कंडीशन नहीं लग सकती, सिंपल सी बात ये है। वेयर क्लॉज क्या करता है, एक तरीके से फिल्टर का काम करता है कि अगर आपको डेटा में फिल्टर करवाना है तो कुछ चीज़ें। वो रेफरेंस वाली आईडी वापस कर देगा ना, जो मतलब हम फिल्टर कर सकते हैं। हाँ मतलब फिल्टर करवा सकते हो, सिंपल रेफरेंस का काम होता है कि फिल्टर क्रिएट करना। ठीक है, अब एक बार मैं यहाँ पे क्वेरी लिख ही देता हूँ। देखो अब हम लोग सेलेक्ट का भी यूज़ करेंगे और जो अभी हम मैंने बात करी वेयर क्लॉज उसको भी सीखेंगे, क्योंकि सोचो ना कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे रेफरेंस आईडी में कंडीशन लगा दो, तो तुम कैसे लगाओगे? पहले तुम्हें कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना? तो सेलेक्ट करने के लिए तुम सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे। तो चलो हमने पहले लगा दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक लगा रहा हूँ अभी, तो मैं अभी मैंने बस रेफरेंस आईडी नहीं लगा रहा, मैं पूरी की पूरी टेबल छान रहा हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मेरे टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम क्या है? एपीआई लॉग्स। ठीक है, ये मेरे टेबल का नाम हो गया। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एपीआई लॉग्स, इसका मतलब क्या होगा, जितनी की जितनी एपीआईज है, सॉरी, जितने के जितने लॉग्स के टेबल के कॉलम से सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद बात आई कि फिल्टर करना है हमें, तो मैंने यहाँ पे रख दिया वेयर क्लॉज, मतलब वेयर लगा दिया। क्लियर है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो ठीक है। अच्छा एक इसको भी एक बार लिख लेना कि ऐसा कुछ होता है तुम्हारा सेलेक्ट, वैसे वीडियो में आ जाएगा, सेलेक्ट तुम्हारे कॉलम नेम या तो एस्ट्रिक कॉलम नेम स्लैश लगा के एस्ट्रिक, ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम कंडीशन चलाओगे और उसके बाद टेबल का नाम। ठीक है, टेबल नाम रखने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा वेयर क्लॉज, और उसके बाद जो भी तुम्हारी कंडीशन होगी, मतलब फिल्टर करने के लिए जो भी तुम्हारी कंडीशन होगी। क्लियर है? तो ऐसे होता है इसका बेसिक जनरल सिंटेक्स्ट। तो इसी को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। मैंने फिलहाल के लिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एपीआई लॉग्स, ठीक है, वेयर कंडीशन लगाई मैंने इस टाइम पे, वेयर, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे देखना क्या है, तो बच्चों इसमें भी ऑपरेटर जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर जो आपने पढ़ा था ना इससे पहले, वो इक्वल्स टू यहाँ पे भी होता है, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल के लिए बोला वेयर आई डी इक्वल्स टू 2, मुझे वो वाली टेबल निकाल के दो, सॉरी वो वाला डेटा निकाल के दो जहाँ पे आईडी क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो मैंने करा कंट्रोल एंटर। अब देखो बस वही वाला डेटा निकल के आया जिसमें आईडी 2 है ना? भैया, देखो हाँ बोलो बच्चे। अगर हमें रेफरेंस आईडी निकालनी हो तो हमें रेफरेंस आईडी तो याद नहीं होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो रेफरेंस आईडी याद रखनी होगी ना, क्योंकि तुम अगर कोई कंडीशन लगाने जा रहे हो तो तुम्हें पता होगा ना तुम किसके बराबर रखना चाहते हो। अच्छा। ठीक है, अभी मैंने ठीक रेफरेंस है। आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट नहीं किया और ना ही लाइक ऑपरेटर वगैरह जैसी चीज़ें पढ़ाई हैं, उसमें हम्म, चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है भाई।
तो पहली बात तो हमने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई वैर के बाद कि जहाँ पे आईडी 2 के बराबर है वो वाला डेटा दे दो। तो इसने वही वाला डेटा निकाल के दिया जिसका आईडी क्या है, 2 के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया। अब उसके बाद अगर हम देखें तो अब मैंने बोला कि भाई मुझे वो निकाल के दो जहाँ पे एपीआई का नाम क्या होगा, एपीआई नेम इक्वल्स टू डू रिचार्ज के बराबर। अब देखो उसमें वो आईडी का कोई नहीं देखेगा कि कौन सा आईडी है कौन सा नहीं, बस डू रिचार्ज वाला मुझे चाहिए। तो मैंने लिख दिया डू रिचार्ज, कंट्रोल एंटर करते हैं, हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। तो अब देखो ये मेरे पास बस 4 ऐसे डेटा है जिसमें रिचार्ज किया गया था, आईडी नंबर 2 पे, 3 पे, 105 पे और 107 पे। इसके अलावा जो भी होंगे वो अलग अलग होंगे। तो अभी हमने किसको बस देखा, डू रिचार्ज वाले को। क्लियर है, हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम्हें आईडी देखनी है, देखो यही रीज़न होता है कि हम चीज़ों को यूनिक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें कोई एक यूनिक पर्टिकुलर चीज़ देखनी होगी तो वो आईडी ही हो सकती है जो यूनिक होगी, या तो ईमेल नेम, या सॉरी ईमेल, समझे। हाँ भैया। तो वो डिपेंड करता है कि तुमने क्या चीज़ यूनिक बना रखी है। क्या पता तुम्हारे सॉफ्टवेयर में ऐसा हो कि भाई मोबाइल नंबर भी यूनिक हो सकते हैं, समझे। हाँ भैया। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम यूनिक क्या करते हो, पर आईडी हमेशा ही यूनिक रखी जाती है ताकि अगर पूरे टेबल में कुछ भी यूनिक ना हो तो एटलीस्ट आईडी तो यूनिक ही हो। ठीक है, क्लियर है, हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ पे? अब मुझे दो कंडीशन मान लो लगानी है। मुझे चाहिए कि भाई एपीआई नेम डू रिचार्ज होना चाहिए। अब उसमें से मुझे ये भी देखना है कि वो वाले डेटा निकाल के दे दो जिसका रिचार्ज स्टेटस सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पे अभी मैं देखूँ तो डू रिचार्ज वाले 4 डेटा आ रहे हैं और उसमें से एक ही सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब मुझे एक ही डेटा चाहिए होगा, मतलब हमने अभी फिल्टर करना है कि जो सक्सेसफुल है वही दिखाए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड और नॉट वाली फॉर्मेट। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो अब मैंने ऐसे कर दिया कि एपीआई नेम डू रिचार्ज होना चाहिए और यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड। ठीक है, और जैसे हमने बेसिक में पढ़ा था ना कि एंड तभी काम करता है जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो यहाँ पे भी वैसे ही काम होता है, एंड तभी काम करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो हमने पहले वाले कंडीशन में बोल दिया एपीआई नेम क्या होना चाहिए, डू रिचार्ज। तो ये डू रिचार्ज की एपीआई आ गई है हमारे पास। अब उसके बाद मैंने बोला कि जो मेरा स्टेटस होगा ना सक्सेसफुल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए। हाँ। ठीक है, कंट्रोल एंटर करते हैं। तो देखो एपीआई डू रिचार्ज और उसके बाद स्टेटस सक्सेस। तो इसका बस एकलौता एक ही डेटा है जिसका यूज़र आईडी 3, सॉरी जिसका आईडी 3 है। क्लियर है। हाँ भैया। अब मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि फेल्ड वाला दिखाओ तो वो बस फील्ड वाला निकाल के दिखाएगा, ऐसा कुछ। देखो इसमें सक्सेस वाला कोई डेटा ही नहीं है। अब डू रिचार्ज भी है और क्या है, स्टेटस फेल्ड भी है। क्लियर है। हाँ भैया। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ऐसे दिमाग में 3-4 और कंडीशन होती है तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसी के बाद एंड और तुम्हारा कंडीशन। ठीक है, फिर से एंड हाँ भैया। और तुम्हारा कंडीशन, ऐसे कंटिन्यूसली तुम बढ़ाते हुए चले जा सकते हो उसको। ठीक है। अच्छा, और में हमने क्या पढ़ा था, बता दो बच्चों एक बार। और में क्या और होता था? हाँ, मतलब जैसे एंड था और था और एक नॉट था। तो और वाले कंडीशन में क्या होता था? ये वाला और बच्चों, ये वाला और। इसके अलावा कोई चीज निकल जाए। हाँ, सिंपल है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, हाँ भैया। है ना। तो यहाँ पे मैंने डू रिचार्ज के जहाँ पे अभी एंड ऑपरेटर चला रहा था इसी में और चला के देखते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखना था, और। ठीक है, तो इसका मतलब वो डू रिचार्ज वाले को भी ढूंढेगा। ठीक है, और स्टेटस फील्ड वाले को भी देखेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास डेटा ज़्यादा बड़े आ जाएंगे। देखो यहाँ पे सक्सेस भी दिखा दिया उसने, फील्ड भी दिखा दिया और डू रिचार्ज वाले भी दिखा दिया, उसके साथ साथ डीएमटी बेनिफिशरी ये वाली चीज़ें भी दिखा दिया। क्लियर है। हाँ तो भैया। और में क्या हो रहा है कि दोनों में से एक कंडीशन सही हो। इस केस में क्या हो रहा है
कि डू रिचार्ज वाली कंडीशन सही है और ये भी सही है, तो ये प्रिंट हो गया। अब इस वाले में क्या हो रहा है, सक्सेस क्यों आया, क्योंकि एपीआई नेम वाली कंडीशन तो सही है कि भाई एपीआई नेम डू रिचार्ज है, पर यहाँ पे स्टेटस सही नहीं है, तो और है, तो इसने इस वाले के बेसिस पे क्या करा, उसने ये वाली रो दिखा दी हमें। सिंपल है, हम्म। मतलब दोनों में से सर, कोई हाँ हाँ बोलो। क्योंकि डू रिचार्ज में सक्सेस है इसलिए डू रिचार्ज वाला दिखाया, और हाँ फेल वाले में नहीं इसलिए। समझे, तो दोनों में से हाँ कोई भैया। एक कंडीशन भी सही हो रही है, तो उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, उनको दे दे रहा है। हम्म। ठीक है, और इसमें भी वही वाला लॉजिक है कि आप मल्टीपल टाइम, अरे यार ये कहाँ चला गया मैं, चलो एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसमें भी वही वाला लॉजिक है कि आप मल्टीपल टाइम और कंडीशन को चला सकते हो, इसके बाद फिर से लिख दो और, फिर आपका कंडीशन टू, फिर से लिख दो और, फिर आपका कंडीशन थ्री। ठीक है, अब इसके बाद आता है नॉट। अच्छा, अब नॉट का काम कैसे होता है, तो नॉट का काम भी देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, मुझे अब मान लो ऐसा चाहिए कि वो उसके बराबर ना हो बस, तो मैंने लिख दिया वेयर नॉट स्टेटस फील्ड। ठीक है, ये वाला डाल देते हैं, वेयर नॉट स्टेटस इक्वल्स टू फील्ड, मतलब मुझे डेटा जो चाहिए वो हमेशा सक्सेस वाला ही डेटा चाहिए। कंट्रोल एंटर करते हैं, क्या एरर आ गया बच्चे, एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे कोट्स नहीं लगाया मैंने, चलो देखो। अब उसने क्या करा, जितना भी डेटा मुझे दिया ना, सारे के सारे किसका दिया है, सक्सेस का देगा। ठीक है, मतलब सक्सेस और पेंडिंग जो भी, मतलब फील्ड को छोड़ के सारा डेटा दे देगा वो मुझे। क्लियर है, बोल दो बच्चों। हाँ भैया। क्लियर है अब? हाँ ठीक है, भैया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट का काम। अच्छा हाँ, जैसे एंड और के केस में आप मल्टीपल एंड लगा सकते थे और में मल्टीपल और लगा सकते थे, नॉट में आप ऐसा नहीं कर सकते। नॉट में ठीक है सिर्फ भैया। एक ही बार लगेगा नॉट, हम्म। जो भी आपकी कंडीशन होगी। ठीक है, ओके भैया। क्लियर है। हाँ भैया। अब इसको ऐसे मल्टीपल कंडीशन के साथ कैसे चला सकते हैं, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरा जो स्टेटस है वो फील्ड नहीं होना चाहिए, एंड देखो नॉट आप कंटिन्यूसली दो बार यूज़ नहीं कर सकते, जैसे एंड एंड कर रहे थे, मैंने अभी भी बताया फिर से। पर अगर मुझे दो बार यूज़ करना है तो मैं एंड के बाद नॉट लिखूंगा। ठीक है, अभी ओके भैया। अभी मुझे ऐसा चाहिए कि वो फील्ड के बराबर भी नहीं होना चाहिए स्टेटस, एंड जनरेट यूआरएल के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ये मान लेते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया एंड नॉट एपीआई अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू जनरेट यूआरएल। ठीक है, दोनों में नॉट नॉट लग गया। अब देखो जो भी मेरे सामने डेटा आया वो डू रिचार्ज ट्रांजेक्शन इंक्वायरी रेमिटर ये सारी चीज़ों का आ रहा है। क्लियर है अब, जनरेट यूआरएल वाला हाँ सामने भैया। से गायब हो गया। कोई डाउट यहाँ हम्म। तक? नहीं भैया। तो ये थे सिंपल आपके एंड और नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें वेयर क्लॉज के साथ चलती रहेंगी अब ऐसा नहीं है कि वेयर क्लॉज खत्म होगा, नहीं, हर चीज़ ही तुम्हारी अब वेयर क्लॉज के साथ चलेगी। ठीक है, ओके भैया। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर बाय पे। ऑर्डर बाय का मतलब क्या हुआ कि या तो हमें असेंडिंग देखना होगा या तो डिसेंडिंग डिसेंडिंग। देखना होगा। तो अब हम्म। अप्लाई करके देख लेते हैं। मुझे चाहिए एपीआई नेम जो है वो असेंडिंग फॉर्मेट में मुझे दिखाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतना तो लिखना ही है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर तक रखते हैं इसको। ठीक है, सॉरी, वेयर को हटाते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एपीआई लॉग्स, देखो ऑर्डर बाय। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका कॉलम का नाम, मुझे चाहिए एपीआई नेम, तो मैंने लिख दिया एपीआई नेम। डिसेंडिंग के लिए लिखते हैं DESC बस। अब जैसे मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये देखो डिसेंडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, एच सबसे पहले टी आ गया, फिर एच,
फिर ऐसे उल्टे फॉर्मेट में कंटिन्यूसली चलता चला गया। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है। हाँ भैया। आ गया बीपीएस, भैया, आ गया। वो फर्स्ट लेटर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे रहा है। हाँ, इसमें और अच्छे से समझ आएगा, इसमें डेटा भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और इसमें सारे ऐसे ही डेटा है। चलो, हमें चाहिए बिलर आईडी जो होगी वो हमारी डिसेंडिंग फॉर्मेट में दिखे, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बीबीपीएस सर्विस, और उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर बाय, जो मेरा बिलर आईडी होगा वो मुझे असेंडिंग फॉर्मेट में दिखा दे। तो ASC लिख देना, असेंडिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। ये देखो, असेंडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ ये, पहले नंबर्स, फिर ए से जितने भी रिपीट हुए वो आ गए, और ये एक्चुअल बहुत बड़ा डेटा है, अप्रोक्स इसमें टोटल 30,000 डेटा है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो A to Z बनाइए। डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, Z to A हो जाएगा। क्लियर है? अब जो हाँ भैया। मैंने तुम्हारे सामने रखा था कि मुझे रेफरेंस आईडी चाहिए, ठीक है, वो भी असेंडिंग फॉर्मेट में, तो उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं? भैया सिलेक्ट वो फ्रॉम के बाद लिख देंगे रेफरेंस आईडी। सेलेक्ट एस्ट्रिक की जगह हम लोग लिख देंगे रेफरेंस आईडी, हाँ रेफरेंस आईडी। आईडी। ठीक है, रेफरेंस की स्पेलिंग गलत हो गई शायद, रेफरेंस आईडी। ठीक है, हाँ भैया। उसके बाद मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय असेंडिंग, ASC असेंडिंग। एक सेकेंड, क्या बता रहा है मुझे? वेबनर चेक मैनुअल, ओके। ऑर्डर बाय, यहाँ पे भी कॉलम का नाम आएगा, कॉपी एंड देन पेस्ट, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं था ना कौन से कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। मैंने तो डायरेक्टली बोला कि सेलेक्ट करो रेफरेंस आईडी को और ऑर्डर बाय असेंडिंग कर दो। ठीक है, पर क्वेरी इतना पार्ट तो ये था ना कि ऑर्डर बाय, आपके कॉलम का नाम, और फिर असेंडिंग। तो पहले मैंने अपने क्या करा, रेफरेंस आईडी वाले कॉलम को सेलेक्ट करवाया, सेलेक्ट मेरे कॉलम का नाम, ताकि बस वही कॉलम दिखे, पूरी टेबल ना दिखे, और उसके बाद ऑर्डर बाय, फिर से कॉलम का नाम, जिसको भी असेंडिंग या डिसेंडिंग करना था। अब कंट्रोल एंटर करते हैं, सिंपल सा, बस मुझे रेफरेंस आईडी मिला है असेंडिंग फॉर्मेट में। क्लियर है अब? हाँ भैया। कोई डाउट? नहीं भैया। तो ऑर्डर बाय समझ आया, असेंडिंग और डिसेंडिंग। हाँ भैया आ गया। अब बात कर लेते हैं अपडेट की, कि अपडेट क्वेरी कैसे चलेगी। देखो, एक बार क्रिएट, तुमने क्रिएट सीख ही लिया है, और रीड तो कुछ होता ही नहीं है। रीड क्या करना होता है, सिंपल पढ़ना होता है, जब तुम क्रिएट करोगे तभी तो रीड करोगे। हम्म। उसके बाद होता है अपडेट, और लास्ट में आता है डिलीट। तो अब अपडेट देख लेते हैं। अपडेट करने का मतलब क्या हुआ, कि अगर मुझे किसी टेबल में चेंजेस करने हैं, जैसे होता है ना कि प्रोफाइल एडिट कर रहा है बंदा, तो हाँ वो भैया। क्या करेगा उस टाइम पे? ऐसा तो नहीं हम दोबारा उसका डेटा बनाएंगे, मान लेते हैं ये, अरे यार ये कैसा टेबल बना रखा है, सारा आगे पीछे है, एडमिन यूजर क्यों दिख रहा है, मुझे यूजर चाहिए। चलो, इसमें ज़्यादा यूजर है, ठीक है। अब हम, मुझे ये चाहिए, जैसे जैद हो गया, निकट बाय हो गया, यूजर हो गया, विपिन हो गया, तो ये सब के सब क्या है कि अब इनको अपना डेटा अपडेट करना होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं दोबारा उससे बोलूँगा कि भाई दोबारा एक और प्रोफाइल बनाओ तब डेटा अपडेट होगा, या वो एडिट प्रोफाइल करेगा तो एक और रो ऐड होगी। नहीं, हम क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ के ही अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, अपडेट क्वेरी का इससे कोई लेना देना नहीं होता, सिंपल सिंपल सा है। अपडेट में सबसे पहले ही हम लोग लिख देते हैं अपडेट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास टेबल का नाम, जो भी आपके टेबल का नेम होगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे सेट, कि आपको सेट क्या करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कॉलम 1 इक्वल्स टू, मतलब उसकी जगह क्या क्या अपडेट करवाना चाहते हो, वैल्यू 1, कॉमा कॉलम 2, मतलब समझ रहे हो बच्चों, या नहीं समझ रहे, पहले ये बता दो। नहीं भैया। नहीं समझ रहे, रुक जाओ, पहले मेरे को फिर लिख लेने दो।
वैल्यू टू, फिर आएगा वेयर क्लॉज, क्यों आएगा वो भी बताता हूँ, उसके बाद आएगी कंडीशन। थोड़ा इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ, कंडीशन। ठीक है, अब देखो अपडेट हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपडेट करना है, सिंपल सी बात खत्म हुई। कहीं ना कहीं मतलब कि किसी ना किसी अपडेट टेबल में करना है करना होगा, तो उसके बाद भैया। आपका टेबल का नाम आएगा। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे एडिट का क्या काम, सिर्फ एडिट सिर्फ तो कर सकते हैं चेंज। क्या चीज़? यहाँ पे एडिट लिखा है जो। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एडिट करना तुम्हें बता दूँ, वो तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, ये लो पकड़ा इसको और इसको जैद की जगह जैद इकबाल लिख दिया, हो गया अपडेट। ये लो हम्म। चल गए यहाँ पे अपडेट क्वेरी। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए पीएचपी में ये, कि बंदा एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करे तब चीज़ें अपडेट हो जाए, तब क्या करोगे? तो क्वेरी लिख देंगे। तो कहाँ है वो क्वेरी, बताओ। वो अब बताओ। हाँ, तभी तो मैं बता रहा था, हाँ भैया। समझे? हम्म। तो देखो, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अपडेट, उसके बाद आता है कौन सी टेबल में अपडेट करना है। क्योंकि देखो अब तुम पीएचपी में कोडिंग कर रहे होगे तो तुम्हें थोड़ी पता है कि भाई वो बंदा क्लिक करेगा तो किस टेबल में जाके छिड़ जाए, इसलिए तुम वहाँ पे हाँ। बताओगे ना कि मुझे इस वाले टेबल में अपडेट करवाना होगा। हम्म। ठीक है, तो हमने वहाँ पे टेबल का नाम बताया और उसकी जगह सेट क्या करवाना है, मतलब कि क्या चीज़ आपको अपडेट करवानी होगी। मान लो तुमने सेट कर रखा है, जैसे मोस्टली क्या होता है कि अ, सारी चीज़ें ही अपडेट करवा रहे होते हैं हम लोग वैसे तो, पर कुछ चीज़ें होती है जो अपडेट नहीं होती, जैसे एक लिमिट तक ही अपडेट होती है, उसके बाद वो चीज़ अपडेट होना बंद हो जाती है। जैसे अगर इंस्टाग्राम की ही बात करें तो अगर हम लोग एक बार यूज़र नेम उसमें चेंज करें तो 14 दिन के बाद ही दोबारा 14 दिन चेंज बाद होगा, होगा। है ना? हाँ भैया। तो वो जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो हम लोग क्रेडिट एट अपडेटेड एट से लगाते हैं। पर यहाँ पे क्या है कि आपको कौन कौन से कॉलम अपडेट करवाने हैं उसको आपको बताना पड़ता है। अब जो 14 दिन की रेस्ट्रिक्शन लगती है वहाँ पे क्वेरी बदल जाती है, फिर क्वेरी में ये सेट हो जाता है कि अब बंदा बस नाम ईमेल मोबाइल नंबर चेंज कर पाएगा, पर यूज़र नेम चेंज नहीं कर पाएगा अब 14 दिन तक के लिए, उसके बाद वापस से यूज़र नेम चेंज कर पाएगा। समझे बात? हाँ भैया। ठीक है, तो इसके लिए हमें बताना पड़ता है कि हमें कौन कौन से कॉलम में क्या क्या सेट करवाना है। तो सेट के बाद आपका कॉलम नेम, उसकी जगह क्या वैल्यू डलेगी, फिर से कॉलम नेम, उसकी जगह क्या वैल्यू डलेगी। जरूरी नहीं है ना कि तुम एक ही कॉलम में चेंजेस करो, तुम 10 कॉलम में करवाना चाहो, क्या पता, है ना? हाँ भैया। उसके बाद आता है वेयर कंडीशन। अब वेयर क्लॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपडेट के टाइम पे। अब तुमने मान लो ऐसी कंडीशन बता दी कि जहाँ पे जैद लिखा होगा वहीं पे अपडेट हो, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आएगी कि जितने भी जैद वाली जगह होगी सब जगह अपडेट हो जाएगा। तो वेयर क्लॉज में इस टाइम पे हमें कोई यूनिक चीज़ चाहिए होती है। अब वो यूनिक चीज़ हमारे पास एक ही होती है, आईडी, जो कि हमेशा ही यूनिक होती है। ठीक है, हम्म। अब मैं यहाँ पे ईमेल का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मान लो कल को हम एक सोशल मीडिया ही बना रहे हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि तुम्हें पता होगा तुम एक जीमेल से 2 या 3 आईडी बना देते हो। अब जब 2 या 3 आईडी बना देते हो, तो अगर मैंने ऐसा कोई सिस्टम बना रखा है कि जहाँ पे वो वाली जीमेल होगी वही अपडेट होना चाहिए, तो अगर 2 3 आईडी बनाई होगी तो 2 3 आईडी पे सेम अपडेट हो जाएगा। हाँ भैया। समझे? इसलिए ऐसा यूनिक पकड़ेंगे जो कभी किसी से मिलता जुलता ही नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारी कंडीशन में आएगा आईडी। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं। तो मैंने दोबारा लिखा अपडेट मेरे टेबल का नाम, जैसे मेरे टेबल का नाम क्या था, यूजर्स। ठीक है, सेट, मैंने बोला सॉरी, नेम, इसकी जगह कर दो शाहिद, नेम को शाहिद कर दो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कॉमा लगा के दूसरा ईमेल को क्या कर दो, MOHD471498@gmail.com कर दो। ये दो कॉलम में मुझे चेंजेस करवाने हैं, मैंने दोनों कॉलम की चेंजेस लिख दिए कि कॉलम पहला ये होगा नेम वाला कॉलम, उसमें शाहिद करना है, ईमेल वाला कॉलम उसमें ये वाली ईमेल डालनी है। अब कहाँ पे डालनी है ये तो बताया नहीं ना मैंने अभी तक, तो इसके लिए मैं बताऊंगा वेयर, जहाँ पे आईडी किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। ठीक है, समझे कंडीशन? हाँ भैया। अपडेट कर दो यूजर्स वाली टेबल में, और क्या अपडेट कर दो, नेम को और ईमेल को अपडेट कर दो, नेम में शाहिद डाल दो और ईमेल में ये वाली जीमेल डाल दो। और कहाँ पे डालो उस टेबल में, जहाँ पे आईडी 1 हो।
अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। अब मैं अगर अपने टेबल में जाके देखूँ यहाँ पे, एक सेकंड गलत जगह चला गया, यहाँ पे देखो पहला वाला ही हो गया चेंज, दिख रहा है? हाँ भैया। क्लियर है अब? बिल्कुल। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं है। अब तुम्हें एक चीज एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैंने आईडी क्यों ली। मान लेते हैं इस जगह पे भी शाहिद लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों जगह पे शाहिद शाहिद है। अब मैंने वापस से तो अपडेट, आईडी से वेरीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईडी से वेरीफाई हो जाएगा ना, आईडी सेव नहीं होगी। हाँ, अब मान लेते हैं हमारे पास दो जगह पे नेम नेम लिखा हुआ है, तो इस टाइम पे अगर मैंने यहाँ पे आईडी ना लेके कल को मैंने ऐसे लिख दिया डॉट डॉट नेम से मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, जहाँ पे नेम क्या होगा, शाहिद होगा, वहाँ पे नेम क्या कर दो, राहुल कर दो। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो देखो आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 3 पे शाहिद है, तो अब इन्हीं दोनों जगह पे जाके चेंज हो जाएगा वो। देख रहे हो, यहाँ पे भी राहुल हुआ और यहाँ पे भी राहुल हो गया। हम्म। समझे बात को? हाँ भैया। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है ये ना आए, इसलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यूनिक डेटा हाँ को भैया। पकड़ते हैं अपडेट के टाइम पे। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट? ना। अच्छा, अगर मुझे मान लो अब ऐसा चाहिए कि भाई अभी जैसा जिस हिसाब से हमने सीखा है अपडेट चलाना, उस हिसाब से मैं बोलूँ जहाँ जहाँ लिखा हुआ है नल 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 नल, वैसे ये नल कुछ लिखा नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि नल के बराबर होगा, ये गलत होता है। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ जहाँ पे खाली कॉलम है वहाँ पे 1111 भर दो या 000 भर दो। तो उस टाइम पे या तो हम लोग ऐसे करेंगे, वेयर क्लॉज में खाली छोड़ेंगे, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। तो उस टाइम पे तुम्हारे पास एक कंडीशन हो जाती है, सिंपल चला दो अपडेट क्वेरी को। अपडेट तुम्हारे टेबल का नाम, जैसे यूज़र्स, मैंने बोल दिया अपडेट यूज़र्स को करो, और वहाँ पे सेट कर दो जहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल वेरीफाइड एट 1, ऐसे बस इतना लिख के छोड़ दो। आइडेंटिफाई भी मत करो कि कौन सा कॉलम है, ठीक है? और सॉरी, कॉलम बोल रहा हूँ, कौन सी रो है वो, ठीक है? सिंपल कॉलम में वैल्यू डाल दो और वो क्या करेगा, अपडेट क्वेरी सबके सब में एक साथ चला देगा। जाके देखो अब, तो यहाँ पे सिंपल आ गया। क्लियर है? हाँ भैया। हाँ, डाउट तो आएगा नहीं तुम्हारा कि यहाँ पे 0-000 क्यों आ गया, जबकि मैंने डाला 1 था, कि 1 1 भरना वही चाहिए तो, था। वही पूछ रहा था। देखो यहाँ पे एक्चुअल क्या है कि इसका जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, डेटा टाइप है, जैसे हमने इंट वैर कैर ये सारी चीज़ें सीखी थी, यहाँ पे इसका हाँ। डेटा टाइप एक्चुअल टाइम स्टैम्प है। तो तुम कुछ लिखोगे तो अगर उसको मैच नहीं होगा तो वो टाइम स्टैम्प वहाँ पे डाल देगा। समझे? तो 1 कोई टाइम था नहीं, तो उसने 000 डाल दिया। तो अगर मैं इसको अभी तुम्हारे सामने एक बार चेंज कर देता हूँ, फिर देखते हैं हम लोग क्या आता है। फिलहाल के लिए मैंने ये कर दिया। अभी तुम्हें अल्टर भी सीखना है कि ये जो मैं अभी यहाँ पे सेटिंग से जाके कर रहा हूँ वो हम डायरेक्ट क्वेरी से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने अब चलाया अपडेट, मेरे टेबल का नाम है यूजर्स, सेट कर दो सेट। ईमेल वेरीफाइड एट पे 1। अब मैं अगर चलाऊंगा, एक सेकेंड, अच्छा, इक्वल्स टू 1, ठीक है? अब यहाँ पे अगर जाके देखें तो एक ही साथ में सब जगह 1 1 भर गया। क्लियर है बात? हाँ भैया। तो ऐसे चलती है अपडेट क्वेरी। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। अब इसी के साथ साथ जब अपडेट सीख ही रहे हो तो डिलीट भी सीख ही लो, ठीक है? हम्म। देखो अपडेट एक पल के लिए कोई दिक्कत नहीं देता, चलो गलत अपडेट हो गया कोई बात नहीं, हम लोग मैनुअली उसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? हाँ भैया। ध्यान से सुनना बात को, मैनुअली फिक्स कर सकते हैं, कोई चीज़ गलत एंटर हो गई तो उसे भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, इन सब में कोई इशू नहीं आता। इशू आता है डिलीट में, कि कल को अगर टेबल की क्वेरी गलत पास हुई और जैसे अभी मैंने दिखाया था बीबीपीएस सर्विस में 30,000 डेटा है,
तो वो 30,000 में अगर मेरे से गलत क्वेरी पास हुई तो वो पूरा का पूरा टेबल साफ हो जाएगा। और यहाँ पे अंडू जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तुम कितना भी कंट्रोल जेड दबा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो वो हो गई। अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम। समझे? हाँ भैया। तो डिलीट क्वेरी जब भी चलाओ इन फ्यूचर में कभी भी, तो 2 बार देख सोच लेना समझ उसे कर। कि तुम लोग सही चला रहे हो या नहीं। तो अभी हम लोग डिलीट क्वेरी चलाते हैं फटाक से। मैंने लिखा देखो, अपडेट के टाइम पे अपडेट ही लिखा था स्टार्टिंग में, डिलीट के टाइम पे डिलीट ही लिखोगे। ठीक है। डिलीट फ्रॉम, मैंने टेबल का नाम दिया यूजर्स। मैंने बोला यूजर्स में से, अब उसके बाद यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाना कंपलसरी हो जाता है। अच्छा अभी तो ठीक है। करने की। हाँ। देखो जिंदगी में कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, तुम्हें पूरा टेबल खाली करना पड़ जाए, कोई बात नहीं, तुम वेयर क्लॉज लगा के ही खाली करना। अनलेस एंड अनटिल वो बोले कि भाई पूरा टेबल साफ करो, तब जाके तुम डायरेक्ट डिलीट क्वेरी चला दो। अगर मैंने ऐसे ही चला दिया डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, जैसे इतना बस चला दिया, तो ये मेरा पूरा टेबल साफ कर देगा आराम से। समझे? तो वेयर लगा के चलना, अगर तुम्हें 4-5 चीज़ें डिलीट करनी हो, कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, तुम वेयर ही लगाना फिर भी। ठीक है। ओके भैया। क्लियर है? तो वेयर के बाद मैंने लिख दिया वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। जहाँ पे आईडी 2 हो उसको डिलीट कर दो। क्वेरी एग्जीक्यूट करी हमने, अब जाके देखते हैं यहाँ पे आईडी 2 वाली चीज़ डिलीट हो चुकी है। अब मैं कितना भी दिक्कत आ कंट्रोल रही है। कंट्रोल जेड दबा दूँ, नहीं आने वाला वो। रिलोड कर दूँ नहीं आएगा, कुछ नहीं कर दूँ, कुछ भी कर दूँ वो नहीं आने वाला। ठीक है। क्लियर है? ओके भैया। अच्छा, अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर हमने ऐसे चलाया सेम नियम, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम है मेरा यूजर्स। ठीक है। वेयर नेम इक्वल्स टू राहुल। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना ध्यान रखने के लिए, वो इन जगहों पे ध्यान रखना है तुम्हें, कि तब कहीं तुम कोई ऐसा तो कंडीशन सेट नहीं कर रहे ना कि चीज़ें मैच हो जाए और एक की जगह 2 बंदे का डेटा उड़ जाए। तो यहाँ पे ध्यान ज़्यादा रखना होता है। इसलिए मैं शुरू से ही प्रायोरिटी देता आया हूँ कि तुम आईडी को लेना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। मतलब आईडी दे देंगे भाई। हाँ, क्योंकि आईडी तुम्हें पता ही है ज़िंदगी में कभी रिपीट नहीं होती, अनलेस एंड हम्म। अनटिल मैं रिपीट ना करूँ उसे तो। ठीक है। एक डेटाबेस में या एक सॉफ्टवेयर में बंदा सबके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, मतलब नेम ईमेल पासवर्ड रिमेंबर टोकन किसी चीज़ के भी साथ, पर वो कभी आईडी के साथ छेड़छाड़ करता ही नहीं है, कभी भी नहीं करेगा वो। समझे? हाँ भैया। तो अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर किया, तो आईडी नंबर 1 और 3 दोनों ही उड़ने हैं इस टाइम पे। अब एक सेकंड, क्या हो गया यहाँ पे? कुड नॉट डिलीट और अपडेट फॉरेन की। अच्छा ये दोनों फॉरेन की है। ओके। ओके बच्चों। ठीक है। मतलब कीज होते हैं ना वैसे, कि ये दोनों किसी ना किसी से कनेक्टेड है। ये वाला तो कनेक्ट ही है, क्योंकि अभी जब मैंने तुम्हें यहाँ पे एपीआई लॉग्स दिखाया था तो उसमें ये चीज़ कनेक्ट थी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यूज़र वन भैया। ने इस वाले जो भी एपीआई को हिट किया, तो अगर मैं 1 पे क्लिक करूँगा ना तो वो बताएगा यूज़र 1 कौन है। यूज़र 1 राहुल है जिसने उस वाली एपीआई को हिट किया था। तो ऐसे टेबल आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैं वो डेटा डिलीट नहीं कर पा रहा। समझे? ओके भैया। क्लियर है? वो फॉरेन की का डेटा है, इसलिए हम उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड है। अगर वो चीज़ उड़ जाती है तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, मतलब एक जगह से दिक्कत होगी तो हर जगह से दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। ओके भैया। तो ये हो गया तुम्हारा डिलीट क्वेरी। ठीक है। तो अभी हमने कंप्लीट कार्ड ऑपरेशन सीख लिया है। क्रिएट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। जी भैया। ठीक है। और एक चीज़ हाँ भैया। ड्रॉप नाम की थी, कि अगर मान लो कल को पूरा टेबल डिलीट करना है, पूरा टेबल ही गायब करना है नक्शे से, तो हम लोग ड्रॉप चलाते हैं। ठीक है। हम्म। अच्छा एक और चीज़ अभी जान लो,
जैसे एक डिलीट होता है और एक ट्रंकेट होता है, इंटरव्यू में मोस्टली यही पूछा जाता है, डिलीट और ट्रंकेट में फ़र्क क्या होता है। ठीक है। डिलीट करने के मामले में वैसे तो तीन चीज़ें आती हैं, डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। डिलीट का काम होता है पर्टिकुलर रो को डिलीट करना। ठीक है। हम्म। या अगर आप डिलीट की मदद से ही पूरा डेटा भी डिलीट कर देते हो या पूरा पूरा टेबल साफ भी कर देते हो, तो भी कुछ ना कुछ कैचे उसमें बचा रहता है। कैचे इन द सेंस कंसंट्रेंट्स बचे रहते हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें दिखाऊं तो यहाँ पे दो डेटा है, 1 और 2, मतलब आईडी, और आई थिंक हमने इस पे यूनिक यूनिक लगा रखा था, है ना, कि 1 हाँ के भैया। बाद 2 आएगा। अगर 2 कल को गायब भी हो जाता है तो वो ये नहीं देखेगा कि दोबारा 2 लाना है, वो 3 4 से स्टार्ट कर वो- देगा, है ना। हाँ भैया। तो पहले तो मैं डेटा डालता हूँ थोड़ा सा, रुको फटाफट, एक सेकंड रुकते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम मेरा क्या है, क्लास 2। कैसे डालते हैं बच्चों डेटा, मैं भूल गया। इंसर्ट इनटू नेम कॉमा एज कॉमा सिटी वैल्यूज, हमने डाल दिया राहुल 23 मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। दिल्ली। हाँ, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो समझ गया। अच्छा अच्छा, फटाफट क्लास भी खत्म कर रहे हैं, कोई नहीं। विनोद किस आलम, अच्छा अच्छा, मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिख दी। चलो, अब जैसे मेरे पास डेटा आ गया यहाँ पे, ऐसे चार डेटा आ गए। कल को अगर बंदा, देखो मैंने यहाँ पे बोला डिलीट, ठीक है, फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम है ना बच्चों, टेबल का नाम क्या है, क्लास 2, वेयर आईडी इक्वल्स टू 3। अब मैंने 3 आईडी को डिलीट कर दिया। इसके वजह से क्या होगा कि अब जो 4 के नीचे डेटा बनेगा वो 5 6 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 अब दोबारा रिपीट होने वाला नहीं है। ठीक है। पर अगर कल को डेटा साफ भी कर देता हूँ मैं, जैसे जैसे मैंने अभी बताया था, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम क्लास 2, कंट्रोल एंटर करता हूँ, पूरा का पूरा क्लास 2 साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं बचा ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ नया डेटा इंसर्ट करते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम पे क्वेरी लिखी थी, उसी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। चलो, देखो अब टेबल साफ है, इस हिसाब से मुझे ये लगना चाहिए कि वापस से आईडी जो है 1 2 3 से स्टार्ट होगी। तो अगर मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ और अब मैं अपने डेटा को देखता हूँ, तो यहाँ पे आईडी 5 से ही स्टार्ट हुई है। तो डिलीट क्या करता है, बस डेटा को डिलीट कर देता है। उसके बैकएंड में जो चीज़ें चल रही, मतलब उसके पीछे जो चीज़ें चल रही होती है, जैसे कंसंट्रेट्स वाली चीज़ें, उनको वो डिलीट नहीं करता है। ठीक है। तो अब भले ही मैंने पूरा टेबल साफ कर दिया था, पर मेरा आईडी अभी भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों। हेलो। हाँ भैया। ठीक है। हाँ। पर अगर मैं यहाँ पे डिलीट की जगह ये चलाता हूँ ट्रंकेट, मैंने चलाया ट्रंकेट, ट्रंकेट, और उसके बाद डायरेक्ट टेबल का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया ट्रंकेट क्लास 2, और कंट्रोल एंटर करता हूँ, तो ये भी क्या करेगा, मेरे टेबल को साफ करेगा, जैसे डेटा क्या बोलते हैं उसे, डिलीट कर रहा था। पर ये क्या करता है, पूरी तरीके से टेबल को रीसेट कर देता है। अब अगर मैं डेटा डालता हूँ तो मेरी आईडी वापस से कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से ही स्टार्ट होगी। देखो 1 और 2, समझे बात अब। तो हाँ। जो डिलीट होता है वो बस डेटा को डिलीट करता है, कंसंट्रेंट टेबल को रिस्टार्ट नहीं करता। पर जो ट्रंकेट होता है वो पूरे टेबल को रिस्टार्ट कर देता है। तो हर चीज़ अब वापस से 1 2 3 ऐसे ही करके स्टार्ट होनी है। क्लियर है। हाँ। कोई डाउट यहाँ तक। नहीं। तो आज के लिए इतना था, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट।
उसके बाद नेक्स्ट क्लास ये वीक की क्लास चलेगी पूरी की पूरी, उसके बाद तुम्हारा माई एसक्यूएल खत्म, फिर हम लोग पीएचपी और माई एसक्यूएल को जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। और शाप जी गुड नाइट। पोस्ट पोस्ट करेगा। ठीक है। ठीक है भैया। तेरी बुद्धि खराब है। अबे काट देगा उतना तो एडिट में यार, इतना तो आता है उसे, काट देगा ना भाई। मैं एडिट वगैरह नहीं करता भाई। अबे उतना कट वो आता है उसमें, कितना अपलोड करना है।